जादुई लिपस्टिक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ अपने घर में रह रही थी। करिश्मा दिल की साफ और रंग की सांवली थी। करिश्मा के माता पिता गांव के स्कूल में टीचर थे। दोनों ही स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी बेटी करिश्मा भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल में आए सभी बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से आया करते थे। करिश्मा उन सब के बीच में एक नॉर्मल फैमिली से थी, लेकिन सभी बच्चों के बीच करिश्मा सबसे होशियार और क्लास में फर्स्ट आने वाली लड़की थी, जिसके कारण सभी बच्चे उससे जेलस होते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। करिश्मा और करिश्मा के माता पिता हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे और कुछ समय बाद करिश्मा के क्लास के बच्चे करिश्मा को परेशान करने लगते हैं। करिश्मा अपनी माँ के पास जाती है और स्कूल में ही अपनी माँ से सवाल जवाब पूछने लगती है। माँ, आज मुझे मेरी क्लास के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे मेरे रंग को लेकर। क्या सच में मैं दिखने में बहुत बुरी लगती हूँ? नहीं बेटा, ये सब तो अभी नादान है। उन्हें क्या पता कि किससे कैसे बात की जाती है। चलो, मैं तुम्हारी क्लास में चलती हूँ और सभी बच्चों से बात करती हूँ इस बारे में। नहीं माँ, मैं और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो मुझे सिर्फ काली कहकर नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि तुम बदल गई हो। जिसने भी तुमसे ऐसा कहा है, मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाती हूँ ताकि अगली बार से उस बच्चे की जरूरत ना हो। जिसने भी तुमसे ऐसा कहा है, मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाती हूँ ताकि आगे से वो तुम्हें परेशान ना करे। करिश्मा की ये सारी बातें सुन करिश्मा की माँ बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन वो ये सारी बात करिश्मा के पिता को नहीं बताती। फिर कुछ दिनों बाद करिश्मा के स्कूल में मॉडलिंग इवेंट होने वाला होता है, जिसका नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है। सभी बच्चे नोटिस पढ़कर बहुत खुश होते हैं और क्लास में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी करिश्मा की दोस्त मुस्कान करिश्मा से कहती है, मैं मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, क्या तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहोगी? हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से मॉडलिंग की तैयारी करेंगे और फिर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। क्या पता हमें सिलेक्ट कर लिया जाए। मैं भी मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक मॉडल बनूं, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से मुझे कोई ढंग से देखता तक नहीं और सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। अरे, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो ना। ठीक है, मैं अपने घर में पता करके बताऊंगी। मुस्कान और करिश्मा ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में खड़ी एक अमीर घर की लड़की याशिका दोनों के ऊपर हंसकर कहती है तुम्हें मॉडलिंग करनी है? अच्छा मजाक कर लेती हो दोनों। शक्ल देखिए तुम दोनों ने अपनी, कहीं स्टेज पर तुम्हें जूते ना पड़े। मॉडलिंग का जानती हो या मुंह उठाकर मॉडलिंग करने चल दी? याशिका, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तुम अपने काम से मतलब रखो, हमें सब पता है और हम तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, और हमें और भी काम है। चलो करिश्मा, फालतू लोग फालतू ही बोलते हैं। याशिका की बातें सुन करिश्मा मन ही मन चिंता में पड़ जाती है और दूसरी तरफ मुस्कान याशिका को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे याशिका की बोलती बंद हो जाती है। करिश्मा अपने घर पहुंचती है और अपने माता पिता से मॉडलिंग के बारे में पूछती है। माँ, पापा, आज आपने स्कूल में लगा नोटिस बोर्ड तो जरूर पढ़ा ही होगा। मेरी क्लास के सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी ने टीचर्स को नाम लिखवाया है। मैंने भी अपने टीचर को नाम लिखवाया है क्योंकि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन क्या तुमने ड्रेस सोची है कि कौन सी ड्रेस पहनोगी कंपटीशन वाले दिन? माँ, मैं सांवले रंग की हूँ। आप ही अपने हिसाब से कोई अच्छी सी ड्रेस मेरे लिए ले आना ताकि मैं उस ड्रेस में अच्छी लग सकूँ। करिश्मा की माँ करिश्मा को मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करता देख बहुत खुश होती है और उसको मोटिवेट करती है, क्योंकि करिश्मा की माँ को दुनिया के तानों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन वो अपनी बेटी को हमेशा से स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहती थी, जो धीरे धीरे अब करिश्मा में नजर आने लगता है। करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और करिश्मा की माँ मार्केट से करिश्मा के लिए एक वन पीस ले आती है, जो बहुत सुंदर होता है और ब्लैक कलर का होता है। करिश्मा स्कूल से आने के बाद देखती है कि उसके कमरे में ब्लैक कलर का वन पीस रखा होता है। उसे देख करिश्मा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो पहले से ही काली हूँ और आप मेरे लिए काला वन पीस क्यों लाई हैं? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बेटा, ये ब्लैक वन पीस है जो तुम पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मेकअप मैं खुद करूँगी और मेरी बेटी फिर किसी परी से कम नहीं लगेगी।
करिश्मा वो ड्रेस अपने कमरे में ले जाकर पहनकर देखती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से कहती है, शायद ही मैं कल मॉडलिंग इवेंट जीत पाऊँ, लेकिन मुझे सब बुरा भला कहेंगे, जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर ना पार्टिसिपेट करूं तो ही सही रहेगा, वरना सब मेरा मजाक बना देंगे। करिश्मा ये सब मन ही मन सोच रही होती है कि तभी वहाँ शीशे से एक जादुई परी निकलती है और करिश्मा से कहती है, मैं जादुई परी हूँ, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम दिल से बहुत अच्छी हो, अगर रंग से सांवली हो तो क्या हुआ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी से ये जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। जादुई लिपस्टिक? इससे क्या होगा और आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हैं? जब दुनिया में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, इसी वजह से तो मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं जादुई परी हूँ, मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हूँ। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से ये रख लो और ये लो ये लिपस्टिक अपनी माँ के लाए हुए मेकअप बॉक्स में रख दो, ताकि वो कल तुम्हें ये लिपस्टिक लगाए, जिससे तुम और भी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखोगी। सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और दिन गुजरते हैं और मॉडलिंग इवेंट अब नजदीक आ जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी ड्रेस तैयार करवा लेते हैं और अगले दिन नाइट में मॉडलिंग इवेंट होता है। मॉडलिंग इवेंट का दिन आ जाता है और सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट के लिए सुबह सुबह अपने घरों से तैयार होकर इवेंट में जाने के लिए निकलते हैं। करिश्मा की माँ करिश्मा को बहुत अच्छे से तैयार करती है और सभी लोकेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि सारे डेकोरेशन बहुत अच्छे से हुई है और उनकी थीम ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की थीम देख करिश्मा और करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं। सभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाने बैक स्टेज पहुँच जाते हैं। माँ, मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ, उसके बाद सभी को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरी गुड़िया, ध्यान से जाना और कोई कुछ भी कहे किसी की बात पर गौर मत करना, हम तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। करिश्मा अपने माता पिता को अपने मन में भरा डर नहीं दिखाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत डरी हुई होती है, जिसके कारण वो पसीने में लथपथ हो जाती है। बैक स्टेज पहुँचकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ करिश्मा को देखकर हंसने लगती है। मॉडल तो देखो। मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आज का कंपटीशन वही जीतेगा जो सच में ऑल इन वन होगा। सभी बच्चे एक एक करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबकी एक एक करके बारी आती है और सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वहाँ बैठे जजेस सबको देखकर एनालाइज करते हैं और मॉडलिंग इवेंट का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होते ही सभी बच्चों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें करिश्मा और करिश्मा की दोस्त मुस्कान दोनों ही होते हैं और कुछ लड़कियां भी होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, जिसमें जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर से सभी बच्चे एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, लेकिन करिश्मा पढ़ाई में इतनी अच्छी होती है कि वो हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही रिलैक्स होकर देती है, जिसे देख जजेस बहुत इम्प्रेस होते हैं। करिश्मा जानती थी कि वो जादुई परी की दी हुई लिपस्टिक से अट्रैक्टिव दिख रही है, जिसके कारण सभी उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जजेस करिश्मा से कहते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ब्लैक ब्यूटी हो और इंटेलिजेंट भी हो, हम सभी तुमसे इम्प्रेस है, तो क्या तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी? जी मैं जरूर चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने माता पिता से पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। करिश्मा का रिजल्ट सुनकर करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और जजेस का ऑफर सुन करिश्मा की माँ बहुत खुश होती है और करिश्मा से कहती है, बेटा आज इतने सालों बाद तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हुआ है, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जरूर मुंबई जाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर करिश्मा बहुत खुश होती है और मॉडलिंग इवेंट जीतने के बाद सभी दोस्त उसको विश करते हैं और जजेस के ऑफर्स को करिश्मा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद करिश्मा मुंबई चली जाती है मॉडलिंग के लिए और करिश्मा के माता पिता करिश्मा को सारी जरूरत का सामान दे देते हैं और इस तरीके से मुंबई में जाकर वो खूब पैसे कमाने लगती है और एक फेमस मॉडल बन जाती है। वो मुंबई से हर महीने पैसे अपने माता पिता को भिजवाया करती थी। इस तरीके से समय गुजरने लगता है, सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और करिश्मा अपने माता पिता से मिलने साल में 1-2 बार आया करती थी और फेमस मॉडल बन जाने के बाद
अपने माता पिता को अपने साथ मुंबई ले जाती है और जादुई परी का मन में धन्यवाद करती है, क्योंकि आज जो कुछ भी था वो सिर्फ जादुई परी की लिपस्टिक और उसके शार्प माइंड की वजह से था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। सूरजपुर गांव में रिंकी का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। रिंकी के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। रिंकी का एक छोटा भाई था भोलू। भोलू अभी छोटा था। उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन भोलू बाहर खेल रहा था, तभी उसके पड़ोस की रहने वाली मुन्नी वहाँ आई और बोली, भोलू ये देख मेरा नया खिलौना, ये बोलने वाली गुड़िया है। ये देख, जब मैं इसके अंदर चाबी घुमाऊंगी फिर ये गाना गाएगी। अरे वाह मुन्नी, यह खिलौना तो बहुत ही अच्छा है। मुन्नी, एक बार अपनी गुड़िया मुझे भी खेलने के लिए देना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये गुड़िया तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी गुड़िया चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चल अब मैं जा रही हूँ, बाय। भोलू चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागा भागा घर आता है। का रे भोलुआ, कहाँ हवा के माफी भागा जा रहा है? कोई भूत देख लिया है का? दादी, बाबा कहाँ है? का हुआ भोला बेटा, हम यहाँ पर है। बाबा बाबा, अब मुझे भी मुन्नी के जैसा गाने वाला गुड्डा चाहिए। बाबा मुझे भी गुड्डा ला कर दो ना। सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन भोलू, आज के बाद बाहर खेलने गया तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चल के मेरे साथ काम कर। अरे काहे डांट रही हो मेरे पोते को? अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आजा मेरा बच्चा, आ, मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मैं भी परी की कहानी सुनूंगी। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन भोलू के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। रिंकी भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद करती थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया? बाबा उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई ने बचाओ। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा। रिंकी की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। भोलू के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? ले, मुझे ही मारकर खा ले, इससे तो तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे ओ भोलुआ की माँ, ये बच्चों के सामने का अनाप शनाप बोली जा रही है। माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में वे ताकत नहीं रही कि मैं कमाकर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू तो कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें रिंकी की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप इस रक्षाबंधन तो हमारे लिए राखी और मिठाई ला दोगी ना माँ? रिंकी बेटा, तुझे तो घर की हालत पता ही है बेटा, पर तू चिंता मत कर। अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम भाई बहनों का रक्षाबंधन अच्छे से मनाऊंगी। तभी उधर से भोलू भी आ जाता है। माँ, मुझे रिमोट वाले कार चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। माँ, आप हर बार ऐसे ही कहती हो। आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे आज ही रिमोट वाली कार चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे रिमोट वाली कार ला कर दो। भोलू, तू इतना बड़ा हो गया है, जाने तुझे कब अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाता है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं? भोलू की माँ गुस्से से वहाँ से चली गई।
उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा करने का दुख था। इधर भोलू अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठा था। तभी रिंकी वहाँ आती है और बोलती है, भैया आओ ना, चलो ना बाहर छुपन छुपाई खेलती हैं। मुझे नहीं खेलना है, तू जाकर अकेले ही खेल। मुझे पता है आप मुझसे हार जाओगी, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही हो ना। भैया डर गई, डरपोक भैया। रिंकी मैं डरा नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है भैया। भैया आपको पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधूंगी, बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ ना भैया, क्या दोगे मुझे? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं तुझे कहाँ से गिफ्ट ला कर दूंगा। रक्षाबंधन पर तो सबके भाई अपने बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, और एक मेरा भाई है जो मुझे कभी किसी भी रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिलाता। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख, मेरे पास खुद के लिए रिमोट वाले कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज तो इसके लिए माँ ने भी मुझे खूब सुनाया है। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अब जा यहाँ से। भोलू रिंकी से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी हमेशा कहती है कि जंगल में परियां रहती है और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती है। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है और मैं फिर परी से एक रिमोट वाला कार और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मांग लूंगा। भोलू ये सोचकर जंगल की तरफ निकल गया। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपने भैया के लिए एक रिमोट वाली कार मांग लूंगी, जिसे देखकर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर रिंकी भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो? परी जी, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? परी जी। भोलू परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुंच जाता है। पानी के सरसर की आवाज सुनकर भोलू झरने के पास चला जाता है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? तभी भोलू का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाता है। ओह, बचाओ मुझे कोई। रिंकी भी परी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ये आवाज तो मेरे भाई भोलू की है। भैया कहाँ हो भैया? दीदी बचाओ बचाओ दीदी। रिंकी जल्दी से पानी में तैरकर भोलू को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक भोलू के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भैया आंखें खोलो, भैया भैया उठो, भैया भैया आंखें खोलो। रिंकी भोलू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। रिंकी को क्यों रोता देख वहाँ पर एक परी आती है। रिंकी, परी जी आप, मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। परी जी मेरे भाई को बचा लीजिए परी जी। अभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और भोलू होश में आ जाता है। भोलू भी परी को देखकर बहुत खुश होता है। रिंकी, तुम दोनों भाई बहन ने मुझे बहुत याद किया, मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर रिंकी तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाई। परी जी ये तो मेरा फर्ज था। ये लो रिंकी, ये एक जादुई राखी है। इस रक्षाबंधन तुम इस जादुई राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधना। ये कोई साधारण राखी नहीं है, बल्कि जादुई राखी है। इस राखी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। भोलू, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों अपने घर जाओ और सबसे मिलकर प्यार से रहना। जादुई राखी को लेकर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रिंकी सबसे पहले जादुई राखी से बोलती है, हे जादुई राखी, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। रिंकी के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हे जादुई राखी, ऐसा करो जिससे मेरी माँ को कभी किसी दूसरे के घर में काम ना करना पड़े। भोलू के इतना कहते ही राखी में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे रिंकी और भोलू, ये सब क्या है? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर रिंकी और भोलू अपनी माँ बाबा को परी के दिए जादुई राखी के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई राखी के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई राखी के पैसे से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं।
अब तो भोलू और रिंकी के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। वे अब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता और सभी खुशी खुशी जादुई राखी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।